ब्रिटेन। ब्रिटेन को हम इंडियंस कैसे जानते हैं या इंडिया में ब्रिटेन कैसे फेमस है? तो ये क्वाइट ऑब्वियस है। इंडिया में जो ब्रिटिश एम्पायर है, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म है, उसके नाम से यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन को हम जानते हैं। और इसका जो फ्लैग है, जिसको यूनियन जैक कहा जाता है, तो बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड तक इंडिया में जो ब्रिटिश रूल रहा है 200 ईयर्स के अराउंड, उसी की वजह से हम ब्रिटिश एम्पायर या ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को जानते हैं। सो आई वेलकम यू ऑल स्टूडेंट्स इन दिस लेक्चर, जिसमें हम द स्ट्रेंज केस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश नेशन को पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके सेकंड, जो कि क्लास 10th एनसीईआरटी सोशल साइंस के चैप्टर 1 का एक टॉपिक है, नेशनलिज्म इन यूरोप से रिलेट करता है, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटिश नेशन। सो लेट अस स्टार्ट। ब्रिटेन का जो फॉर्मेशन है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। जैसे दूसरे कंट्रीज में जो यूरोप में नेशनलिज्म आया, उसके पीछे कुछ कल्चरल रीजन्स थे और कुछ जो रीजन थे वो ये थे कि वहाँ के लोगों में एथनिसिटी डेवलप हुई या रेवोल्यूशंस हुए या लिबरल्स के इफेक्ट, लिबरल्स की जो सोच थी उसकी वजह से यूरोप में नेशन स्टेट्स फॉर्म हुए। बट ब्रिटिश नेशन का या ब्रिटेन का जो फॉर्मेशन है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे एक लंबे वक्त के बाद कंप्लीट हुआ है। तो एक सडन रेवोल्यूशन नहीं था। हम डिस्कस करते हैं कि देयर वर नो प्री एग्जिस्टिंग ब्रिटिश नेशन। ब्रिटिश नेशन नाम का कोई एक पहले से देश एग्जिस्ट नहीं करता था। तो द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश नेशन एक सडन रेवोल्यूशन से नहीं हुआ है। 18th सेंचुरी से पहले देयर वर नो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिटिश नेशन। तो प्राइमरीली अगर ब्रिटिश नेशन नहीं था तो जिसको हम स्टडी करने वाले हैं वो क्या या किस ज्योग्राफी को हम स्टडी कर रहे हैं। तो इस मैप में आप देख सकते हो जो ब्रिटिश नेशन फॉर्म होगा वो एक्चुअली कुछ एथनिक आइडेंटिटीज से अलग अलग रीजन्स में बटा हुआ एक पार्ट था, जैसे इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। तो ये अलग अलग एथनिसिटी और अलग अलग कल्चर को बिलोंग करने वाले लोग थे। अब इनका जो कल्चर था वो डिस्टिंक्ट था और पॉलिटिकल ट्रेडिशन भी बिल्कुल अलग थे। ईच ऑफ दीज एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन यूनिक कल्चर। इनके रिलीजन, इनके कल्चर और इनके डोमिनेंस की ही ये स्टोरी है जिसको हम आज स्टडी करेंगे, जिसमें प्राइमरी रोल जो है वो इंग्लैंड का है। सो इंग्लिश इन्फ्लुएंस, ये आपके इस टॉपिक का पहला पार्ट है, इंग्लिश इन्फ्लुएंस। इंग्लिश ग्रोथ इन पावर। एज द इंग्लिश नेशन ग्रो इन वेल्थ, जैसे जैसे जो इंग्लिश नेशन है उसकी संपत्ति बढ़ती है एंड इंपॉर्टेंस एंड पावर, इट बिगन टू एक्सर्ट इट्स इन्फ्लुएंस ओवर अदर नेशंस ऑफ द आइलैंड्स। तो इसके आसपास वाली जितनी भी आइलैंड्स कंट्रीज हैं उन पर ये अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करना स्टार्ट करता है। अब ये होता कैसे है? तो इसमें जो मेन रोल है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का है, द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैज सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की। तो ब्रिटेन में आपको पता है कि मोनार्की सिस्टम है और पार्लियामेंट भी है। तो ब्रिटेन में ब्रिटिश फॉर्मेशन में जो इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड की जो इंग्लिश पार्लियामेंट है वो मोनार्की से कुछ पावर ग्रैब करती है, सीज करती है 1688 में, एंड बिकम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉर्जिंग अ नेशन। और यही एक रीजन बनता है नेशन के बनने का, जिसके सेंटर में इंग्लैंड होता है। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द एक्ट ऑफ यूनियन 1707। तो प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में या दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की फॉर्म में ये जो टॉपिक है ये सीबीएसई ने और दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स ने पूछा है। तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म कैसे हुआ? तो एक एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में फॉर्मली साइंड होता है बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, जिससे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का क्रिएशन होता है। ये जो एक्ट है ये इफेक्टिवली अलाउ करता है इंग्लैंड को इंपोज करने पर अपना प्रभुत्व स्कॉटलैंड के ऊपर। अब जो इंग्लिश डोमिनेंस है, जब इंग्लैंड के साथ स्कॉटलैंड मिल जाता है तो वो उनकी पार्लियामेंट में भी दिखता है। स्कॉटलैंड कैसे ऐड हुआ इसकी स्टोरी हम आगे स्टडी करेंगे, बट इसमें आपको ये ऑब्जर्व करना है कि जब स्कॉटलैंड और इंग्लैंड एक साथ मिल जाते हैं तो भी इंग्लिश डोमिनेंस बरकरार रहता है उनकी पार्लियामेंट में। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय इंग्लिश मेंबर्स, गिविंग देम सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर न्यूली फॉर्म्ड नेशन। तो नया नेशन फॉर्म तो हुआ बट अब भी इंग्लैंड का ही डोमिनेंस चल रहा है। अब ये डोमिनेंस सिर्फ पॉलिटिकली नहीं रहता, जो कल्चर है या जो समाज है उस पर भी इसका सोशली इंपैक्ट पड़ता है, जैसे सप्रेशन ऑफ स्कॉटिश कल्चर। तो स्कॉटिश कल्चर को दबाया जाता है, उसको सप्रेस किया जाता है। द राइज ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी, ब्रिटिश आइडेंटिटी के उत्थान से सिस्टमैटिक सप्रेशन होता है स्कॉटलैंड के डिस्टिंक्टिव कल्चर का और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का। अब रिप्रेशन ऑफ द हाईलैंडर्स, बाहर रहने वाले जो कैथोलिक क्लैंस के लोग थे स्कॉटिश हाईलैंड्स में, वो फेस करते हैं बहुत ज़्यादा रिप्रेशन, बहुत ज़्यादा उन पर प्रभाव डाला जाता है इस डोमिनेंस का। लेकिन वो अटेम्प्ट भी करते हैं, व्हेनेवर दे अटेम्प्ट टू एजर्ट देयर इंडिपेंडेंस, अपनी आज़ादी के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए कोशिश करते हैं, तो उनके ऊपर एक प्रेशर बना के रखा जाता है। और इससे भी बढ़कर उनको गैलिक लैंग्वेज या दूसरे जो ट्रेडिशनल ड्रेस वो पहनते थे उसको भी चेंज किया जाता है। दे वर फॉरबिडन टू स्पीक गैलिक और वियर देयर ट्रेडिशनल ड्रेस। इसके अलावा बहुत सारे लोग अपने एरियाज को छोड़कर चले जाते हैं जहां वो बहुत समय से रह रहे थे, या उनको प्रेशराइज करके दे वर फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स। नाउ स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड के कॉम्बिनेशन के बाद नेक्स्ट जो बारी आती है, नेक्स्ट जो पार्ट इंक्लूड होगा अब इस नेशन में, वो है आपका आयरलैंड। तो आयरलैंड की किस्मत के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आयरलैंड का जो
केस है वो मोस्टली रिलीजन या रिलीजियस पार्ट से बिलोंग करता है। आयरलैंड डीपली डिवाइडेड था कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स में। ये दो सेक्ट हैं, हिस्से हैं क्रिश्चियनिटी के। तो इंग्लिश लोग या इंग्लिश डोमिनेंट पॉलिटिकल पीपल वो सपोर्ट करते हैं प्रोटेस्टेंट्स को। द इंग्लिश सपोर्टेड द प्रोटेस्टेंट्स और उनको हेल्प करते हैं उनका डोमिनेंस स्टैब्लिश करने में ओवर द लार्ज कैथोलिक पॉपुलेशन। अब आयरलैंड में अगर ये लोग साथ मिलकर रहते तो ये डोमिनेंस स्टैब्लिश ना हो पाता, हो सकता है, बट यहाँ पर सप्रेशन होता है कैथोलिक रिवोल्ट का। तो कैथोलिक्स रिवोल्ट करते हैं अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, बट ब्रूटली उनको ट्रीट किया जाता है, ब्रूटली सप्रेस्ड कर दिया जाता है और एक फेल्ड रिवोल्ट होता है वुल्फ टॉन के द्वारा, जिसके बाद यूनाइटेड आयरिशमैन इन 1798 में वो वुल्फ टॉन जो उनका रिवोल्ट है वो पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और आयरलैंड फोर्सिबली इनकॉर्पोरेट हो जाता है यूनाइटेड किंगडम में 1801 में। नाउ लेट अस डिस्कस द फोर्जिंग ऑफ अ न्यू ब्रिटिश आइडेंटिटी। तो अब ये जो नया ब्रिटिश नेशन फॉर्म हुआ है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इसके कुछ अपने सिंबल्स जो एक कंट्री के होते हैं वो वहां पर ड्रॉ किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। पहला है ब्रिटिश फ्लैग जिसका नाम होता है यूनियन जैक, जो यहाँ आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। और दूसरा है वहाँ का नेशनल एंथम, लॉन्ग लिव द किंग। तो ब्रिटिश फ्लैग वो एक सिंबल बनता है नए ब्रिटेन का, जिसको हम यूनियन जैक के नाम से जानते हैं, और उनका जो नेशनल एंथम है वो होता है गॉड सेव अवर नोबल किंग। और इंग्लिश एक डोमिनेंट लैंग्वेज के तौर पर वहां पर एक्सेप्ट की जाती है और उसको बढ़ावा दिया जाता है। द ओल्डर नेशन सर्वाइव्ड ओनली एज सबऑर्डिनेट पार्टनर्स। अब जो आयरलैंड और स्कॉटलैंड थी वो सिर्फ एक पार्टनर के तौर पर, सपोर्ट के तौर पर उसका हिस्सा बने रहते हैं इस यूनियन में, और उनकी जो अपनी आइडेंटिटी है उसको ओवरशैडो कर दिया जाता है बाय द डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। तो स्टूडेंट्स, हमने इस लेक्चर में बहुत अच्छे से द फॉर्मेशन ऑफ और द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटिश नेशन को समझा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।